हेलो फ्रेंड्स, क्रॉनिकल आईएएस में आपका स्वागत है। मैं प्रियांशु। यूपीपीसीएस की हमारी मॉक टेस्ट सीरीज में एथिक्स के पेपर का डिस्कशन हम कर रहे हैं और आज हम एथिक्स के तीसरे पेपर थर्ड का जो क्वेश्चन नंबर 16 to 20 है उसका डिस्कशन आज के वीडियो में करेंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो के पहले क्वेश्चन से, दैट इज अबाउट क्रुएलिटी टुवर्ड्स एनिमल्स इज द वर्स्ट फॉर्म क्रुएलिटी टुवर्ड्स एनिमल्स इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ मोरल डिग्रेडेशन। ये एक स्टेटमेंट है। डिस्कस वेज टू स्ट्रेंथन एथिकल ट्रीटमेंट, डिस्कस वेज टू स्ट्रेंथन एथिकल ट्रीटमेंट टुवर्ड्स एनिमल्स इन सोसाइटी। तो आपको डिस्कस करना है। हिंदी में क्वेश्चन क्या कहता है इसको देखते हैं। पशुओं के प्रति क्रूरता, मुद्दा क्या है? पशुओं के प्रति क्रूरता नैतिक पतन का सबसे विभत्स रूप है। नैतिक पतन का सबसे विभत्स रूप है। समाज में पशुओं के प्रति नैतिक व्यवहार को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा कीजिए। किन तरीकों से हम समाज में पशुओं के प्रति व्यवहार में नैतिकता को मजबूत कर सकते हैं, हम किस प्रकार से नैतिक व्यवहार को बढ़ावा दे सकते हैं, उस पर हमें चर्चा करनी है। 12 मार्क्स का ये आपको क्वेश्चन और 200 वर्ड्स में अटेम्प्ट करना है। इंट्रोडक्शन इसका हम कैसे करेंगे? क्वेश्चन का जो मुख्य विषय है, प्रश्न का मुख्य विषय किस चीज पर है? क्रुएल्टी टुवर्ड्स एनिमल्स। क्रुएल्टी टुवर्ड्स एनिमल्स क्या होता है हम ये बताते हुए इंट्रोडक्शन में शुरुआत कर सकते हैं। ओके, सो वन अप्रोच इन द इंट्रोडक्शन, पशुओं के प्रति क्रूरता क्या होती है ये हम इंट्रोडक्शन में बता सकते हैं। अच्छा, क्रुएल्टी टुवर्ड्स एनिमल्स, ऐसे स्टेटमेंट्स में कई बार क्वेश्चन को पढ़ते समय स्टूडेंट के माइंड में ये डाउट होता है कि स्टेटमेंट को भी कुछ करना है क्या? क्या स्टेटमेंट को भी डिस्कस करना है, स्टेटमेंट को भी इलैबोरेट करना है? देखिए, इस तरीके के क्वेश्चंस में स्टेटमेंट आपके क्वेश्चन का कंटेक्स्ट होता है, संदर्भ होता है, और उस संदर्भ में आपको जो आगे निर्देश दिए गए हैं, प्रश्न ये है। प्रश्न क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा आपसे कि आप इस स्टेटमेंट को इलैबोरेट कीजिए या डिस्कस कीजिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि डिस्कस वेज टू स्ट्रेंथन एथिकल ट्रीटमेंट टुवर्ड्स एनिमल्स इन सोसाइटी। यानी इस आलोक में, है ना, इन लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट यू हैव टू डिस्कस वेज कि हम किस तरीके से समाज में पशुओं के प्रति नैतिक व्यवहार को बढ़ावा दे सकते हैं और मजबूत बना सकते हैं। लेकिन हमें स्टेटमेंट को इलैबोरेट कर देना है इंट्रोडक्शन में ही, स्टेटमेंट को थोड़ा सा स्पष्ट कर देना है अपने उत्तर की भूमिका में ही, वो पर्याप्त होगा। उसको अलग से उस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। यह एक आप कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट मिस्टेक है जो कैंडिडेट्स अधिकतर करते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस में स्टेटमेंट को ही इलैबोरेट करने लग जाते हैं, जो क्वेश्चन की डिमांड है ही नहीं। क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ रहा है कि आपको इस विषय पर चर्चा करनी है। तो इंट्रोडक्शन में हम क्रुएलिटी टुवर्ड्स एनिमल्स के विषय में थोड़ा स्पष्ट इसको करते हुए ये कैसे वर्स्ट फॉर्म ऑफ मोरल डिग्रेडेशन है हम ये बता देंगे। हमारा इंट्रोडक्शन का अप्रोच ये रहेगा। अच्छा, क्रुएल्टी टुवर्ड्स एनिमल्स या पशुओं के प्रति क्रूरता क्या होती है? पशुओं के प्रति हिंसा, पशुओं की उपेक्षा, उनके प्रति निर्दय व्यवहार ही हम पशुओं के प्रति क्रूरता कहते हैं। पशुओं को भोजन से, उनके पर्यावास से, हैबिटेट से और उनके लिए जो बेसिक फैसिलिटीज होनी चाहिए उससे वंचित करना, उनके प्रति उपेक्षा का भाव रखना, निरादर का भाव रखना, उनके प्रति हिंसा करना, चाहे वो घर के अंदर पालतू पशुओं से हो या फिर बाहरी पशुओं से हो या वन्य जीवों से हो, है ना। तो इसे हम कहते हैं क्रुएलिटी टुवर्ड्स एनिमल। तो इसको हम बता सकते हैं इंट्रोडक्शन में। अच्छा, वर्स्ट फॉर्म ऑफ मोरल डिग्रेडेशन कैसे है? मोरल डिग्रेडेशन की जब हम बात करते हैं तो अधिकांशतः हम ह्यूमन ह्यूमन इंटरेक्शन की बात कर रहे होते हैं। लेकिन मनुष्य तो केवल मनुष्यों के बीच नहीं रहता, हम पशु पक्षी और प्रकृति के भी बीच रहते हैं। और अगर हम कहें तो प्रकृति का हमारे मनोमस्तिष्क पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो पशुओं के प्रति हमारा जो व्यवहार है, अगर उसमें नैतिकता नहीं है, पशु को हम मुख्य रूप से क्या मानते हैं? दुर्बल मानते हैं। पशु मुख्य रूप से हम क्या समझते हैं कि वह सोच समझ के योग्य नहीं है, वो निर्भर हैं, प्रकृति पर निर्भर हैं, हम पर निर्भर हैं। तो इसीलिए यदि हम कमजोर पशुओं के साथ निर्दयता करते हैं तो वो सबसे अधिक नैतिक हास या मोरल डिग्रेडेशन का इंडिकेटर होता है। इस चीज को आपको हाईलाइट कर देना है इंट्रोडक्शन में, ठीक है। सो स्टेटिंग व्हाट इज क्रुएलिटी टुवर्ड्स एनिमल्स, वी हैव टू आल्सो हाईलाइट दैट इट इन्वॉल्व्स द डिग्रेडेशन ऑफ मोरल वैल्यूज ऑफ अ ह्यूमन बीइंग टू दैट एक्सटेंट। उस स्तर तक किसी की मनुष्यता का यह पतन है जहां पर कि वह मूक
जहां पर कि वह कमजोर पशुओं तक से निर्दयता और क्रूरता का व्यवहार करता है। तो ये इंट्रोडक्शन में हमारी बात हो जाएगी। फिर हम सीधे आ जाएंगे प्रश्न की मुख्य मांग पर। वो क्या है कि डिस्कस वेज टू स्ट्रेंथन एथिकल ट्रीटमेंट टुवर्ड्स एनिमल्स इन दी सोसाइटी। ठीक है, ओके। तो हम इसमें एक सब हेडिंग बनाएंगे, वेज टू स्ट्रेंथन, वेज टू स्ट्रेंथन ethical treatment towards animals in society. ethical treatment towards animals, पहली बात। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, जो पहली बात है कि जो बदलाव हम दूसरों में चाहते हैं वो बदलाव हम पहले स्वयं में लाएं। महात्मा गांधी ने ये बात कहा था, बी द चेंज यू वॉन्ट टू सी इन द वर्ल्ड। तो यदि हम चाहते हैं कि समाज में पशुओं के प्रति नैतिक व्यवहार हो, तो इसके लिए हमें स्वयं ही जो हमारे पालतू पशु हैं या फिर हमारे आसपास के जो पशु हैं उनके प्रति एक नैतिक आचरण अपनाना होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि वी हैव टू बिकम अ रिस्पॉन्सिबल पेट ऑनर, है ना। सो इंडिविजुअल पेट ऑनर्स शुड बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव पेट्स। सो बिकम अ रिस्पॉन्सिबल पेट ऑनर। और किस तरीके से हम रिस्पॉन्सिबल पेट ऑनर बन सकते हैं, उनके लिए बढ़िया रहने की कंडीशंस में सुधार करके, प्रोवाइडिंग बेटर लिविंग कंडीशंस, प्रोवाइडिंग बेटर फूड, प्रोवाइडिंग साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल सपोर्ट, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल केयर। आपको क्या लगता है कि पशुओं को केवल फिजिकल नीड्स की ही जरूरत पड़ती है? क्या उनको साइकोलॉजिकल नीड्स उनके नहीं हैं? क्या पशुओं में इमोशन नहीं है? क्या वो इमोशनल डिस्ट्रेस महसूस नहीं करते? वो भी इमोशनल डिस्ट्रेस महसूस करते हैं, स्ट्रेस महसूस करते हैं, ट्रॉमा महसूस करते हैं। सो ऑल दीज आर पार्ट ऑफ क्रुएल्टी टुवर्ड्स एनिमल्स। तो हमें इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने आंसर को फ्रेम करना है। सो साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल केयर, अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे जानवरों के प्रति जो लिविंग कंडीशंस है उसको बेहतर बनाने में सपोर्ट करें, उनके लिए हम बेहतर भोजन की व्यवस्था करें, अगर हम उनके साइकोलॉजिकल इमोशनल नीड्स को ध्यान रखें, तो हम इस तरीके से ओवरऑल सोसाइटी में एनिमल के प्रति एथिकल ट्रीटमेंट को बेहतर बना सकते हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज आती है कि जहां पर भी पशुओं के प्रति क्रूरता हो रही है उसको रोकना आवश्यक है, उनके एथिकल ट्रीटमेंट को इंश्योर करने के लिए। तो कैसे रोका जाएगा? जब आप वैसी घटनाओं को देखते हैं, वैसी परिस्थितियों में जहां पशु फंसे हैं, उसकी रिपोर्टिंग कीजिए, है ना। कैसे हम एथिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं? सो रिपोर्टिंग केसेस ऑफ एब्यूज, रिपोर्टिंग केसेस ऑफ एब्यूज एंड मिसट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, एब्यूज एंड मिसट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। जहां पर भी कहीं समाज में इस तरीके की घटना हो तो किसको करेंगे? पुलिस को कर सकते हैं, एनिमल वेलफेयर बोर्ड को कर सकते हैं, है ना। जो पशु कल्याण बोर्ड होता है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड को कर सकते हैं। साथ ही साथ जो एनजीओज हैं, जो एनिमल वेलफेयर एनजीओज, वहां पर आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, तीसरी चीज है कि बचपन से ही अगर एनिमल वेलफेयर के वैल्यूज बच्चों में समाहित किए जाएं, इनकलकेट किए जाएं, तो आगे बढ़कर वो भविष्य में पशुओं के प्रति एक एथिकल ट्रीटमेंट वाले इंडिविजुअल्स के रूप में डेवलप होंगे। तो तीसरी बात हम क्या कर सकते हैं कि इनकलकेटिंग एनिमल वेलफेयर वैल्यूज सिंस चाइल्डहुड से ही। और ये एनिमल वेलफेयर वैल्यूज क्या क्या हैं? जैसे इंक्लूसिव अर्थ की वैल्यू है, पृथ्वी समावेशी है, केवल हम मनुष्य ही इसके मालिक तो है नहीं। सो अर्थ हैज टू बी शेयर्ड अमंग ऑल लिविंग बींग्स, अमंग ऑल ऑर्गेनिक बींग्स। सो दैट इज इंक्लूसिव अर्थ। इंक्लूजन का वैल्यू है, एम्पैथी का वैल्यू है, समानुभूति का भाव रखना है, काइंडनेस रखना है ना, काइंडनेस रखना है। उसके अलावा केयर रखना है, सर्विस रखनी है, सेवा भाव होना चाहिए, है ना। सो ऑल दीज वैल्यूज मस्ट बी इनकलकेटेड सिंस चाइल्डहुड, सो दैट अपॉन बिकमिंग एडल्ट्स
people or individuals, they treat animals with respect, love and care. Okay, so in this way we can strengthen ethical treatment towards animals. अच्छा, चौथी चीज है कि एज सिटीजन्स वी कैन डिमांड स्ट्रोंगर लॉज फॉर प्रोटेक्टिंग एनिमल्स इन सोसाइटी. कई बार कानून के भी जरिए हम नैतिकता को मजबूत बनाते हैं. कानूनी खामियों का लाभ उठाते हुए जो एब्यूजर्स हैं, जो एनिमल के साथ मिसट्रीट करते हैं, वो उन कानूनी लूपहोल्स का फायदा उठाते हैं. सो डिमांडिंग स्ट्रिक्टर लॉज, डिमांडिंग स्ट्रिक्टर लॉज, demanding stricter laws and their enforcement, and their enforcement. जैसे आप देखिए कि भारत में पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960 बनाया गया था. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है जो कि वन्य जीवों के लिए उनके संरक्षण का प्रयास करता है. तो इस तरीके से मजबूत कानूनों की आवश्यकता है और बदलते हुए परिवेश में जहां पशुओं के प्रति क्रूरता भी अलग अलग रूप धारण कर रही है, इंडिविजुअल लेवल से लेकर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम तक, जहां उनके साथ अनएथिकल व्यवहार किया जाता है, तो इन सभी चीजों पर स्ट्रिक्ट कानून की मांग करते हुए उनके प्रति हम एथिकल ट्रीटमेंट को मजबूत बना सकते हैं. अच्छा, कई बार सरकारी कदमों के द्वारा, पहलों के द्वारा पशुओं के प्रति एथिकल ट्रीटमेंट को बढ़ावा दिया जाता है. जैसे हम उदाहरण के लिए बात करें तो वर्ष 2013 में भारत सरकार ने कैप्टिव डॉल्फिन्स को इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था. कैप्टिव डॉल्फिन्स को क्या किया जाता था कि पहले उन्हें इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यूज किया जाता था. डॉल्फिनेरियम्स की व्यवस्था की जाती थी. जैसे एक्वेरियम होता है जिसमें मछलियों को रखा जाता है, उसी तरीके से पहले डॉल्फिनेरियम्स होते थे जहां पर कि इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए डॉल्फिन्स को यूज किया जाता था. तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा कि जो डॉल्फिन्स हैं वो क्या हैं, वो नॉन ह्यूमन पर्सन है. डॉल्फिन्स क्या है, नॉन ह्यूमन पर्सन का उन्हें दर्जा दिया गया और कहा गया कि इन्हें कैप्टिव बनाकर इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. सो लाइकवाइज इन द ईयर 2004 में भारत दक्षिण एशिया का पहला देश बना जिसने कि एनिमल टेस्टेड ब्यूटी प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया. तो एनिमल टेस्टेड ब्यूटी प्रोडक्ट्स वैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते थे जिनकी टेस्टिंग पशुओं पे की जाती थी और उनके होने वाले दुष्प्रभाव या जो भी प्रभाव है उसका अध्ययन पशुओं पर प्रयोग करके किया जाता था. सो इंडिया इट टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर forwarding or strengthening ethical treatment towards animals, and it prohibited import of such animal tested beauty products in the year 2004. तो कई बार सरकार के कदम और पहलों से भी समाज में ethical treatment towards animals को बढ़ावा मिलता है. तो हम उसको लिख सकते हैं और ऐसे उदाहरण को भी हम शामिल कर सकते हैं. So how can we strengthen? We can strengthen by governmental action and initiatives, by governmental actions and initiatives. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको अभी जो दो उदाहरण दिए, एक 2013 में कैप्टिव डॉल्फिन्स के इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए प्रोहिबिशन और 2004 में भारत ने जो एनिमल टेस्टेड ब्यूटी प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर बैन लगाया. आप उदाहरण के रूप में इन एग्जाम्पल्स को भी शामिल कर सकते हैं. ये ध्यान रखना है कि आपको एग्जाम्पल्स आपके आंसर को बहुत मजबूत बनाते हैं. एग्जाम्पल देने से आपके पॉइंट में बल आता है, फोर्स आता है और एग्जामिनर ये समझ जाता है कि आपको न केवल उसकी कंसेप्चुअल एक अंडरस्टैंडिंग है बल्कि आप वैसी हो रही घटनाओं को भी ऑब्जेक्टिवली जानते हैं. सो ट्राई टू इंक्लूड वैल्यू एडेड पॉइंट्स इन योर आंसर टू फेच मोर मार्क्स. तो इस तरीके से हम कई तरीके बता सकते हैं. देयर कैन बी वेरियस वेज. अब जैसे हम बात करें कि बाय सपोर्टिंग एनिमल एनजीओज एंड voluntary organizations, non-governmental organizations which work for animal welfare, by volunteering ourselves and servicing or helping in animal shelter homes, जहाँ पर कि मान लीजिए गौशाला है, जहाँ पर एनिमल शेल्टर होम्स है, वहाँ पर हम स्वयं सेवा करके, वॉलंटियर करके भी समाज में एथिकल ट्रीटमेंट टुवर्ड्स एनिमल्स को बढ़ावा दे सकते हैं. जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स हैं उसका प्रिवेंशन करके हम कर सकते हैं. सो देयर आर प्लेंटी ऑफ वेज इन विच वी कैन प्रमोट एथिकल ट्रीटमेंट टुवर्ड्स एनिमल्स इन दी सोसाइटी.
ओके अब इसमें हम कंक्लूजन क्या लिखेंगे? कंक्लूजन ये लिखेंगे कि महात्मा गांधी ने भी कहा था कि किसी भी राष्ट्र की उन्नतता, किसी भी राष्ट्र की श्रेष्ठता इस चीज पर निर्भर करती है कि वो अपने यहाँ पशुओं के साथ कैसा व्यवहार करता है। तो हम कोर्ट से भी कंक्लूड कर सकते हैं या हम ये कह सकते हैं कि पशुओं के प्रति एथिकल ट्रीटमेंट किसी भी मोरली डेवलप्ड कंट्री को प्रदर्शित करता है। एक तो हो गया इकोनॉमिक डेवलपमेंट और दूसरा होता है मोरल डेवलपमेंट ऑफ अ सोसाइटी। तो हम कह सकते हैं कि वी मस्ट इंश्योर दैट वी बिकम नॉट ओनली इकोनॉमिकली डेवलप्ड बट अ मोरली डेवलप्ड नेशन एंड दिस कैन बी इंश्योर्ड ओनली विथ एथिकल ट्रीटमेंट टुवर्ड्स एनिमल्स। इस तरीके से आप अपनी बात को समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कई बार आजकल देखिए यूपी पीसीएस में भी संस्कृति और एथिक्स से जोड़ के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो हम लोगों ने उसी तर्ज पर इस प्रश्न को लिया है। इंडियन कल्चर प्रमोट्स सिंपल लिविंग एज ए वैल्यू। इंडियन कल्चर इट प्रमोट्स सिंपल लिविंग एज ए वैल्यू। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तो स्टेटमेंट है, ठीक है ना। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ लिविंग अ सिंपल लाइफ। तो आपको ये बताना है कि एक सरल जीवन जीने के क्या फायदे हैं, बेनिफिट्स ऑफ लिविंग अ सिंपल लाइफ। डिस्कस अलॉन्ग विथ एग्जाम्पल्स ऑफ रोल मॉडल्स। तो आपको रोल मॉडल्स का एग्जाम्पल देते हुए, डिस्कस अलॉन्ग विथ एग्जाम्पल्स ऑफ रोल मॉडल, एग्जाम्पल रोल मॉडल्स का देते हुए आपको डिस्कस करना है कि एक साधारण जीवन जीने के क्या फायदे होते हैं। हिंदी में प्रश्न पढ़ते हैं। भारतीय संस्कृति सादा जीवन जीने को एक मूल्य के रूप में बढ़ावा देती है। सादा जीवन जीने को एक मूल्य के रूप में बढ़ावा देती है। सादा जीवन जीने के क्या लाभ हैं? तो प्रश्न ये है, आदर्श व्यक्तियों के उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए। तो आपको यहां पर इंट्रोडक्शन कैसे करना है? प्रश्न का जो कोर थीम है वो क्या है? प्रश्न का कोर थीम है सिंपल लिविंग। तो सिंपल लिविंग को डिफाइन कर दीजिए या सिंपल लिविंग से जो जुड़े वैल्यूज हैं उसको बता दीजिए। डेफिनेशन दे दीजिए सिंपल लिविंग का, परिभाषा, और या फिर सिंपल लिविंग के जो वैल्यूज हैं उसको हाईलाइट कर दीजिए। सो दैट विल मेक अ गुड इंट्रोडक्शन। फाइन। सिंपल लिविंग क्या है? सादा जीवन। सादा जीवन हम किसे कहते हैं? सादा जीवन उच्च विचार। सादा जीवन का अर्थ हुआ जहां हम बिना किसी दिखावे के, जहां हम बिना किसी बाहरी भटकाव के अपने जीवन को न्यूनतम आवश्यकताओं के साथ जीते हों, उच्चतम नैतिक मूल्यों का पालन करते हुए। व्हेन वी लिव अ लाइफ बाय मीटिंग आवर minimum needs and maintaining the highest ethical standards of life, that is called a simple life। और सादा जीवन अधिकांशतः प्रकृति के साथ तालमेल बना के, सिंपल लिविंग इज बेसिकली इन ट्यून विथ नेचर, इन हार्मनी विथ नेचर, इन हार्मनी विथ कम्युनिटी, इन हार्मनी विथ एवरीवन। सादा जीवन कभी भी आत्म केंद्रित नहीं होता। ओके, सो सिंपल लाइफ इज नेवर ईगोसेंट्रिक। सिंपल लाइफ इज ऑलवेज फॉर कलेक्टिव वेलबींग। सभी के लिए उसमें सोचने का एक भाव होता है। तो सिंपल लिविंग से हम क्या समझते हैं? सिंपल लिविंग का अर्थ हो गया जहां हम अपने जीवन के बुनियादी न्यूनतम जरूरतों को पूरा करते हुए उच्चतम नैतिक आदर्शों का पालन कर जीवन को जीते हैं, उसे ही हम सादा जीवन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब सिंपल लिविंग में वैल्यूज क्या क्या आ गई? सिंपल लिविंग का वैल्यू क्या है? सबसे पहले तो ट्रूथफुलनेस, सच्चाई। सादा जीवन जीने वाला व्यक्ति क्या करेगा? किसी प्रकार के ढोंग आडंबर में नहीं फंसेगा, असत्य में नहीं फंसेगा, अपने आप को झूठा दिखाने का प्रयास नहीं करेगा। सो द बेसिक वैल्यू ऑफ सिंपल लिविंग इज ट्रूथफुलनेस। ट्रूथफुलनेस, सच्चाई। सादा जीवन जीने वाला व्यक्ति क्या होता है? ईमानदार होता है, ऑनेस्टी होती है। उसके बाद उसमें क्या होता है? सेटिस्फेक्शन होता है, संतोष होता है, कंटेंटमेंट होता है। लाइफ को लेकर जितना है उसी में संतोष है, कंटेंटमेंट है ना, कंटेंटमेंट है। उसके बाद व्यक्ति में क्या है? सादा जीवन जीने वाला व्यक्ति मिनिमलिस्ट होता है, मतलब जीवन में बहुत अत्यधिक वस्तुओं का या चीजों की आवश्यकता नहीं होती, कम चीजों में अपना जीवन चला लेता है, गुजारा कर लेता है। सो मिनिमलिज्म इज अ वैल्यू ऑफ सिंपल लिविंग, है ना, मिनिमलिज्म, मिनिमलिज्म। ओके, और उसके बाद क्या है कि वह सस्टेनेबिलिटी उसके लिए एक वैल्यू होती है। जो व्यक्ति सादा जीवन जीता है वह पर्यावरण के भी विषय में सोचता है, वो अत्यधिक चीजों का उपभोग करने की प्रवृत्ति नहीं रखता। ओके, सो सस्टेनेबिलिटी इज ऑल्सो अ वैल्यू इन सिंपल लिविंग। सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी। ओके, ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति
परंपराओं का वहन नहीं करता, परंपराओं का निर्वहन नहीं करता। सो द पर्सन ऑल्सो रिस्पेक्ट ट्रेडिशंस, वो व्यक्ति परंपराओं की भी, अपने संस्कृति की भी सम्मान करता है, उसका भी आदर करता है। ओके, सो यू कैन either way by defining or by highlighting the values of simple living initiate or start your answer. Okay, now coming to what are the benefits of living a simple life, the main demand of the question is सादा जीवन जीने के लाभ क्या हैं, आदर्श व्यक्तियों के जीवन का उदाहरण देते हुए चर्चा कीजिए। बेनिफिट्स ऑफ लिविंग अ सिंपल लाइफ। ओके, नाउ लेट अस सी benefits of living a simple life, benefits of living a simple life। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि सिंपल लाइफ जीने के लिए व्यक्ति को क्या चाहिए, लेस रिसोर्सेस चाहिए। सादा जीवन जीने के फायदे क्या हैं कि आपको कम संसाधन की जरूरत पड़ेगी, और जब आपको कम संसाधन की जरूरत पड़ेगी तो इसका ये अर्थ है कि आपका जीवन प्रकृति और पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए चलेगा। आपके जीवन में लोभ लालच नहीं होगा, ग्रीड नहीं होगा, लेस रिसोर्सेस, सो देयर विल बी एब्सेंस ऑफ ग्रीड इन लाइफ। फायदा क्या है सादा जीवन जीने का, एब्सेंस ऑफ ग्रीड, लालच नहीं होगा जीवन में, कोई लोभ लालच नहीं होगा। आपके जो भी कर्म होंगे वो सभी लालच से रिक्त होंगे। उदाहरण के तौर पर हम बात कर सकते हैं मदर टेरेसा जैसे व्यक्तित्व की, पर्सनालिटीज की, बाबा आमटे जैसे व्यक्तित्व की, महात्मा गांधी जैसे लोगों की, जो अपने जीवन में कम से कम वस्तु, महात्मा गांधी वस्त्रों के भी मामले में, इन द मैटर्स ऑफ क्लोथ ऑल्सो ही एडवोकेटेड यूज ऑफ खादी, विच इज सीन एज अ सिंपल क्लॉथ, जिसे हम एक साधारण वस्त्र मानते हैं, बहुत चमकीला धमकीला नहीं होता, बहुत ज्यादा तड़क भड़क वाला वस्त्र नहीं होता, है ना। सो वी कैन गिव एग्जांपल ऑफ महात्मा गांधी वेयर ही लिव्ड हिज लाइफ adopting simplicity and use of few resources, less resources. We can also mention Mother Teresa, we can also mention Baba Amte, who worked for welfare and upliftment of पीपल सफरिंग विथ लेप्रोसी, जो कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति थे, उनके उत्थान के लिए बाबा आमटे ने कार्य किया। तो इस तरीके से सिंपल लाइफ का ये फायदा है कि भाई कम चीज में। अच्छा, सिंपल लाइफ क्या करता है, ये व्यक्ति के अंदर ह्यूमिलिटी लाता है, व्यक्ति के अंदर ह्यूमिलिटी लाता है, और ह्यूमिलिटी आने से क्या होता है, आपका एरोगेंस और ईगो खत्म हो जाता है। सो एब्सेंस ऑफ एरोगेंस एंड ईगो, एब्सेंस ऑफ एरोगेंस एंड ईगो हम सभी के लिए, भारत के 11वें राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक रोल मॉडल के रूप में आज के युवा पीढ़ी के लिए सभी के द्वारा आदर किए जाते हैं, और उन्हें बहुत प्रेम से लोग याद करते हैं। किस कारण से, उनकी विनम्रता के कारण। उनकी विनम्रता का अगर आप रूट देखें तो उनके सिंपल लिविंग में, वो कहाँ से आता है, भारतीय संस्कृति से आता है। ओके, सो वी कैन गिव एग्जांपल ऑफ Dr. APJ Abdul Kalam. When he became president of India, he had no arrogance, he was a person of pure humility, childlike innocence, and he got that from his simple lifestyle. Okay, simple living. So Dr. APJ Abdul Kalam, यहाँ पर हम एक रोल मॉडल के रूप में उन्हें न केवल पूरा देश बल्कि पूरा विश्व उनको एक रोल मॉडल के रूप में देखता है। अच्छा, सिंपल लाइफ के साथ फिर तीसरी चीज क्या आती है, तीसरी चीज आती है शेयरिंग एंड कोऑपरेशन। जब आप सादा जीवन जीते हैं तो आप अपनी चीजों को लोगों के साथ शेयर करते हैं, आप दूसरे की भी जरूरतों को समझते हैं। उससे क्या होता है कि समाज में एकजुटता बढ़ती है, समाज में भाईचारे का भाव बढ़ता है, समाज में आपसी सामंजस्य बढ़ता है। ओके, सो सिंपल लाइफ इट लीड्स टू कोऑपरेशन, फीलिंग ऑफ सर्विस, आपके अंदर सेवा भाव होता है ना। और जब आपके अंदर ये गुण होते हैं तो इससे सोशल यूनिटी बढ़ती है, सामाजिक एकजुटता बढ़ती है, सोशल यूनिटी बढ़ती है, और फ्रेटर्निटी जैसे वैल्यूज को प्रमोशन मिलता है, भाईचारे जैसे मूल्यों को बढ़ोतरी मिलती है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम गुरु नानक जैसे रोल मॉडल्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो कि सिख धर्म के संस्थापक और प्रथम गुरु थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कम्युनिटी ईटिंग का, कम्युनिटी फीस्टिंग का, कम्युनिटी फूड का कंसेप्ट उन्होंने दिया। लंगर के रूप में आप देखेंगे गुरुद्वारों में अभी भी लोग साथ में एक साथ बैठकर खाते हैं। तो वो सादा जीवन भारतीय संस्कृति का ही तो हिस्सा है और उसी का वो उदाहरण है
है ना। तो हम यहाँ पर बाबा नानक की बात कर सकते हैं, गुरु नानक देव की बात कर सकते हैं, ठीक है, गुरु नानक देव। ओके, अच्छा, उसके बाद हम बात करें, सो सिंपल लाइफ इज ऑल्सो अबाउट सेटिस्फैक्शन। सिंपल लाइफ से हमें क्या लाभ मिलता है कि हम संतुष्ट होते हैं, और जब हम संतुष्ट होते हैं तो अत्यधिक तनाव में नहीं होते, भाग दौड़ में नहीं होते। आज की पूरी दुनिया का जो भाग दौड़ है, व्हाट वी सी इन द प्रेजेंट टाइम्स, दैट देयर इज अ रश to accumulate, to collect, to gather more and more wealth, to more and more reputation, to more and more prestige. And in this mad rush for self growth and self development and self interest, what we are living beside our rest, we are living beside our calmness, we are living beside our peace, and it is leading to mental issues and psychological problems. Okay, so सिंपल लाइफ इट लीड्स टू सेटिस्फैक्शन। इससे फायदा क्या होता है कि संतुष्टि का भाव होता है व्यक्ति में, सेटिस्फैक्शन होता है, कंटेंटमेंट होता है, संतोष होता है। और सेटिस्फैक्शन और कंटेंटमेंट होने से क्या होता है, सो द बेनिफिट इज इट प्रमोट्स मेंटल वेलबींग, इट प्रमोट्स मेंटल वेलबींग एंड साइकोलॉजिकल गुड हेल्थ, है ना, साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी या मनोवैज्ञानिक स्थिरता हमें प्रदान करती है, मेंटल वेलबींग प्रदान करती है, सेटिस्फैक्शन एंड कंटेंटमेंट। तो इसके लिए आप देखेंगे जैसे कि अगर हम रोल मॉडल्स लाइक टाटा सन्स की बात करें, सो टाटा सन एज ए कंपनी, ओके, सो टाटा सन एज ए कंपनी, दो इट इज अ कॉर्पोरेट ग्रुप, बट एट द सेम टाइम it represents the and its leaders, particularly Mr. Ratan Tata, who recently passed away. So Mr. Ratan Tata, he was seen as a person who lived a very simple life despite being one of the top corporate leaders of this country. Okay, so it gives us satisfaction and contentment in our life, and it promotes psychological stability and mental well-being. So here we can quote examples of people like role models like Mr. Ratan Tata. Now simple life, it is in harmony with nature, as I told you. So as it is in harmony with nature, सादा जीवन में क्या है, बहुत चीज़ों की जरूरत नहीं है, तो नेचर के साथ जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं हम उसका इस्तेमाल करने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, ऑर्गेनिक लिविंग पे हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, जैसे जैविक कृषि है, इन सभी चीज़ों को बढ़ावा मिलता है ना, सिंपल लिविंग में। सो हार्मनी विथ नेचर, सो इट the benefit is environmental sustainability, which is a very critical topic in the present times. Environmental sustainability, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण की संधारणीयता, वहनीयता, okay, environmental sustainability. And we have role models, plenty of role models in this country who have worked through simple living and promoting the idea of environmental sustainability. Can we name Mr. Rajendra Singh? Okay, can we name people like Medha Patekar who have lived a simple life. At the same time, they have worked tirelessly for protection of environment, for protection of rivers. Mrs. Medha Patekar, she is known for Narmada Bachao Andolan NBA, and she worked for people who were affected by the dam projects, and she also worked for conservation of river ecosystem. So we can name people like Medha Patekar. Okay. So there are plenty of individuals who have worked in that field. Mr. Rajendra Singh I told. Okay. So likewise we can list down various such benefits of living a simple life, but the point is here you have to also mention, आपको role models को भी साथ साथ यहाँ पे लिखते जाना है. अब conclusion क्या करना है, तो वापस statement पे जाइए. क्वेश्चन के स्टेटमेंट पे क्या कह रहा है, इंडियन कल्चर प्रमोट सिंपल लिविंग एज अ वैल्यू, सो विच वी हैव ऑलरेडी clarified in the introduction itself. Now we can conclude that simple living, it builds a strong individual. Simple living क्या करता है, simple living as a value which is promoted by Indian culture, it builds a strong individual who is not only physically but also psychologically and mentally strong. And mentally strong का मतलब जो कि ethical भी है. You can't be mentally strong without being ethical. So Indian culture, by promoting simple living, tries to build
a moral individual who is not only physically but psychologically strong. So in this manner we can end this answer. Okay, now coming to the next question, see an interesting question. If wealth is lost, nothing is lost. This is an often quoted statement, and it says if wealth is lost, nothing is lost. Okay, nothing is lost. If character is lost, nothing is left. If character is lost, nothing is left. What do you understand from this statement? Answer with arguments. Okay, so you have to clarify this statement. What do you understand from this statement? यह कथन आपके लिए उसका क्या अर्थ है, ये बात आपको बतानी है. हिंदी में पढ़ते हैं. यदि धन खो जाए तो कुछ भी नहीं खोता. ओके, यदि चरित्र खो जाए तो कुछ भी नहीं बचता. इस कथन से आप क्या समझते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए. ओके, नाउ दिस स्टेटमेंट इनकम्प्लीट इज इफ wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. And if character is lost, nothing is left. So we have only taken the two aspects. If wealth is lost, nothing is lost. And if character is lost, nothing is left. तो आप इस कथन से क्या समझते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए. Now, let us see. In the introduction, we have to again highlight the key terms of the question, the key themes of the question. The key idea behind the question is the importance of character, isn't it? जो कैरेक्टर का इंपॉर्टेंस है उसकी बात हो रही है कि भाई अगर चरित्र ही नहीं रहा तो कुछ बचा ही नहीं. ठीक है, सो वी कैन स्टार्ट विथ द मीनिंग ऑफ कैरेक्टर. ओके, और द इंपॉर्टेंस ऑफ कैरेक्टर. हम चरित्र का मतलब बता के शुरू कर सकते हैं, मीनिंग बता के कर सकते हैं, या फिर हम कैरेक्टर का जो वैल्यू है, इंपॉर्टेंस है, हम इसे बताते हुए अपने आंसर को शुरू कर सकते हैं. ओके, फाइनली. अच्छा, एक दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि लाइफ में जो अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट है. ओके, सो व्हाट इज अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट इन लाइफ? व्हाट शुड बी द फाइनल गोल ऑफ लाइफ फ्रॉम द एथिकल पर्सपेक्टिव? नैतिक दृष्टिकोण से जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या होना चाहिए? जीवन का उच्चतम उद्देश्य क्या होना चाहिए? द हाईएस्ट गोल और द सम्मम बोनम ऑफ लाइफ, दैट इज कॉल्ड अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ. व्हाट इज द सम्मम बोनम ऑफ लाइफ? सम्मम बोनम ऑफ लाइफ. ओके, सम्मम बोनम ऑफ लाइफ क्या होना चाहिए? तो हम यहां से भी अपनी बात को शुरू कर सकते हैं. नाउ सी दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरेक्टर. चरित्र किसे कहते हैं? चरित्र का क्या अर्थ है? सो कैरेक्टर आर द ट्रेट्स दैट बिल्ड अ पर्सनैलिटी. कैरेक्टर इज द ओवरऑल पर्सनैलिटी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग दैट इज बिल्ट बाय द ट्रेट्स ही और सी इनहियर्स. हमारे आपके अंदर जो भी ट्रेट्स हैं, जो भी हमारे गुण हैं, उससे जो बना हुआ व्यक्तित्व है हमारा, वही तो हमारा चरित्र है नहीं? हम किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, हम किस प्रकार से बोलते हैं, हम किस प्रकार से अपने फैसले लेते हैं, तो ये सभी हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा होता है, जो उन ट्रेड्स से बना होता है, जो उन गुणों से बना होता है, उन प्रवृत्तियों से बना होता है जो कि हम अपने अंदर समाये होते हैं. तो चरित्र क्या है? ये हमारे व्यक्तित्व का एक अंग है, एक पक्ष है, जो कि हमारी प्रवृत्तियों से विकसित होता है. तो पहले हम चरित्र का अर्थ बता दें. ठीक है, अब हम चूंकि मोरल कैरेक्टर की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो इसका इंपॉर्टेंस बता दें कि चरित्र क्यों महत्वपूर्ण है, चरित्र का ही सबसे ज्यादा महत्व क्यों है, जैसा प्रश्न में संकेत किया गया है स्टेटमेंट में. ठीक है, तो एक बात तो आप ये बता दीजिए. अच्छा, दूसरी बात हम ये बता सकते हैं भाई ठीक है, जीवन में सबसे बड़ी चीज क्या है? ये कह रहा है यदि चरित्र खो जाए तो कुछ भी नहीं बचता. ऐसा क्यों? जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है एक बेहतर व्यक्ति बनना, एक उन्नत व्यक्ति बनना, एक अच्छा व्यक्ति बनना, जिसे कि अच्छे और बुरे की सोच समझ हो, जो कि स्वतंत्र और मजबूत फैसले कर पाने में सक्षम व्यक्ति हो, साहसी व्यक्ति हो और नैतिक चरित्र का व्यक्ति हो. जीवन का अंतिम उद्देश्य कोई भी अगर नीतिपरक व्यक्ति होगा तो यही मानेगा. हालांकि आज इस उपभोक्तावाद और पदार्थवाद के भौतिकवाद के दौर में जीवन के कई अलग अलग भौतिक उद्देश्य हम सबके सामने हैं और उसके परिणाम और दुष्परिणाम पूरे विश्व में अलग अलग तरीकों से हम देख ही रहे हैं. युद्ध
का बादल पूरे विश्व पर छाया हुआ है। मनुष्य किस प्रकार से व्यक्तिगत रूप से अपनी छोटी बड़ी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए रैट रेस में अंधा दौड़ा जा रहा है ना। तो इन चीजों से हम कैसे बच सकते हैं? अपने चरित्र को बचाकर, अपने कैरेक्टर को मजबूत करके हम न केवल स्वयं के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक बहुमूल्य व्यक्ति के तरह, एक असेट की तरह काम आ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम आ जाते हैं मेन बॉडी पर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस स्टेटमेंट? आंसर विथ आर्गुमेंट्स। So what do you understand from this statement? So meaning of this statement, essentially you have to write meaning of this statement. Meaning of this statement. What do you understand from this statement? पहली चीज क्या कह रहा है कि if wealth is lost, nothing is lost. इसका मतलब कि wealth की वैल्यू लिमिटेड होती है। ये बात सुनने में थोड़ा सा पैराडॉक्सिकल लगता है, क्योंकि आज के टाइम पे हम हर चीज को इकोनॉमिक वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, हर चीज के फिजिकल वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन क्या उस चीज की, हर चीज की फिजिकल वैल्यू हो सकती है? क्या हम माता पिता के साथ रिश्ते को कोई भौतिक मूल्य, आर्थिक मूल्य में तौल सकते हैं? क्या हम अपने स्नेही संबंधियों, मित्रों के साथ रिश्ते को कोई भौतिक मूल्य में तौल सकते हैं? क्या हम प्रकृति के वर्थ को, उसकी कीमत को इकोनॉमिक वैल्यू में तौल सकते हैं? नहीं तौल सकते। सो वेल्थ हैज लिमिटेशन। वेल्थ हैज वैल्यू बट इट हैज लिमिटेशन। तो हम क्या समझते हैं इस स्टेटमेंट से कि वेल्थ में वैल्यू तो होती है पर वेल्थ की लिमिटेशन है। उसकी क्या लिमिटेशन है? कि वो फिर से कमाई जा सकती है। अगर धन गवाया जा सकता है तो फिर से कमाया भी जा सकता है। इट मीन्स दैट द प्रोसेस इज रिवर्सिबल। ओके, सो गेनिंग वेल्थ is not much difficult, or gaining wealth should not be the ultimate goal of life. So the statement says, इसका अर्थ यही है कि वेल्थ क्या है? वेल्थ जीवन का अल्टीमेट गोल नहीं है, क्योंकि अगर धन चला गया तो कुछ नहीं गया। इसका अर्थ यह है कि धन फिर से कमाया जा सकता है। ओके, सो वेल्थ कैन बी रीगेन्ड, रीअर्न्ड, इसका अर्थ ये है। एंड वेल्थ इट इज नॉट द प्राइम वर्च्यू और वैल्यू। ओके, वेल्थ जो है वो प्राइम वर्च्यू नहीं है। पर आज समाज में क्या होता है, हम किसी भी चीज के, किसी भी व्यक्ति के मूल्य को वेल्थ के टर्म्स में कंपेयर करते हैं, तो वो प्राइम वर्च्यू बन चुका है। पर स्टेटमेंट कह रहा है कि वेल्थ प्राइम वर्च्यू नहीं है, क्योंकि अगर वेल्थ चला भी गया तो कोई बात नहीं, फिर से कमाया जा सकता है। और उसका जो उपयोगिता है, धन की उपयोगिता सीमित है। कोई व्यक्ति क्या खाएगा? पेट भर ही खाएगा। कितना सोएगा? नींद भर ही सोएगा। कहाँ रहेगा? अपने लिए आवश्यक स्थान तक ही उस सीमित स्थान में रहेगा। पर यहां पर धन की सीमा है। सो द स्टेटमेंट, द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट इज दैट वेल्थ इज लिमिटेड। अच्छा, दूसरी तरफ स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि अगर कैरेक्टर लॉस हो गया, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट सो एवरीथिंग इज लॉस्ट। इट मीन्स दैट बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर शुड बी द प्राइम गोल ऑफ लाइफ। द प्राइम वर्च्यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट? कि जो प्राइम वर्च्यू है वो क्या है? बिल्डिंग ऑफ कैरेक्टर। बिल्डिंग ऑफ कैरेक्टर इज द प्राइम वर्च्यू ऑफ लाइफ। यू कैन से इट दैट, you can also say it is the ultimate goal of life, summum bonum of life, to be a person of character. अगर किसी से पूछा जाए कि जीवन में क्या बनना चाहते हो, तो कोई कहे मैं चरित्रवान व्यक्ति बनना चाहता हूं, ये उसके जीवन का अंतिम उद्देश्य हो सकता है। पर केवल धनी बनना ये अंतिम उद्देश्य तो नहीं हो सकता। धन आपके जीवन की जरूरतों के लिए साधन उपलब्ध करा सकता है, साधन बन सकता है, पर वो हर वो चीज नहीं दे सकता, हर वो भौतिक या मनोवैज्ञानिक आवश्यकता मनुष्य की पूरी नहीं कर सकता। इसीलिए उसकी सीमा है, जो कि इस स्टेटमेंट में हाईलाइट किया गया है। ठीक बात है। अच्छा, दूसरी चीज है कि कैरेक्टर को अर्न इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता, चरित्र इतनी जल्दी विकसित नहीं किया जा सकता। चरित्र का विकास बहुत समय के साथ होता है। सो इट इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी विथ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। इट टेक्स एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम इन लाइफ, विथ एक्सपीरियंस, विथ ऑब्जर्वेशन, with all flaws, errors and fallacies, to become a person of integrity. एक इंटेग्रिटी का व्यक्ति बनने के लिए एक पूरा पूरा जीवन लगता है। एक बार व्यक्ति उस चरित्र को खो देता है तो फिर उसके लिए दोबारा उसको वापस पाना बहुत मुश्किल होता है। सो डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। डेवलपमेंट ऑफ वेल्थ में नॉट बी अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। सो अगर वेल्थ चला गया तो कोई बात नहीं, फिर थोड़े समय में अर्जित हो जाएगा। ओके, सो द स्टेटमेंट इंडिकेट्स दैट the development of character also is a long process, time taking process. It is difficult, and if it is not there, there is nothing left.
ओके अच्छा, दूसरी बात क्या है कि जब हम बात करते हैं, देखिए वेल्थ चला गया, कुछ नहीं गया, इट मीन्स दैट the relations and values in life should not be basically dependent on wealth only. But if character is lost, character is the basis of human personality. So the statement says that not wealth but character is the basis of human personality. What is the basis of human personality? Character as the basis of human personality. Character as the basis of human personality. Okay, so in this way we have to write the meaning of this statement. उसके बाद हम जैसे बात करें कि भाई if wealth is lost, so you have to be argumentative. Okay, as the question specifically says that you have to discuss with providing arguments. Now if wealth is lost, nothing is lost. So what is the value of wealth? The value of wealth is only physical. The value of character, the value of character is ethical or moral. So moral value it supersedes physical value. स्टेटमेंट का क्या अर्थ है कि जो मोरल वैल्यू है या जो मोरल असेट है, मोरल असेट दैट इज कैरेक्टर. मोरल एसेट क्या है? कैरेक्टर. तो मोरल एसेट और कैरेक्टर इट सुपरसीड्स फिजिकल एसेट दैट इज वेल्थ. मोरल असेट इज सुपीरियर टू फिजिकल असेट. स्टेटमेंट का ये अर्थ है. तो आपको इस तरीके से डेसिफर करते जाना है. अच्छा, उसके बाद क्या कहता है कि इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, बट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट नथिंग इज लेफ्ट. ओके, सो वी मस्ट ट्राई टू डेवलप कैरेक्टर इन सोसाइटी. हमारा सोशल गोल भी क्या होना चाहिए? हमारा सोशल गोल भी केवल वेल्थ क्रिएशन तक लिमिटेड नहीं रहना चाहिए. So as a society we must also attempt to build character, collective character of a nation or of a society. Okay, so society के लिए या nation के लिए भी, society के लिए, nation के लिए भी जो हमारा objective होना चाहिए वह character building होना चाहिए. character building वो institutions में हो या फिर individuals में हो. So character building should be, इस तरीके से हमको इसके मीनिंग को आगे लेके बढ़ना है. सो 5, 6, 7 पॉइंट्स मैक्सिमम विल बी सफिशिएंट इन दिस पर्टिकुलर आंसर. नाउ हाउ टू कंक्लूड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. कंक्लूजन में क्या लिखेंगे हम? कंक्लूजन में ये लिख सकते हैं कि कैरेक्टर इट लीव्स लेगेसी. कैरेक्टर क्या करता है? कैरेक्टर नॉट ओनली टेक्स केयर ऑफ द प्रेजेंट बट कैरेक्टर ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ फ्यूचर. सो इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट समवेयर फ्यूचर इज ऑल्सो गेटिंग लॉस्ट. So men of character, women of character, people of character, they build not only the present societies but societies of future by their courageous acts, by their acts which inspire and motivates generations to come. Okay, so we can in the conclusion write that character it does not only build the present but the future. So we must attempt to protect character of individual, build character of individual and society. Wealth can be earned, re-earned, and it should not be the ultimate objective of human life. तो इस तरीके से हम अपनी बात को वहां पर अंत कर सकते हैं. ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं आज के क्लास के अगले वीडियो की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर. अगला क्वेश्चन आपसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज लाइक अ चेन where every link is crucial for overall strength. Where every link, have you seen a chain? आपने सिक्कड़ देखी है? सिक्कड़ है ना, सिक्कड़ जो होता है. So every link is essential for overall strength. Explain the need of teamwork and cooperation at various levels of governance. फिर वही बात है, स्टेटमेंट दिया हुआ है और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन है. सो यू हैव टू फोकस ऑन द क्वेश्चन rather than the statement. Statement lays down the premise of the question, the context of the question. इसीलिए ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं. अच्छा, हिंदी में पढ़ते हैं. लोक प्रशासन एक सांकल की तरह है जहां प्रत्येक कड़ी समग्र मजबूती के लिए महत्वपूर्ण है. शासन के विभिन्न स्तरों पर टीम वर्क और सहयोग की आवश्यकता की व्याख्या कीजिए. अब प्रश्न क्या है कि शासन के विभिन्न स्तरों पर टीम वर्क और सहयोग की आवश्यकता
की व्याख्या कीजिए। और उसका प्रीमाइस क्या है कि लोक प्रशासन एक सांकल की तरह है। सांकल क्या होता है, देखिए चेन होता है, आपने देखा होगा ना, इस तरीके से चेन होता है ना, सिक्कड़ होता है जिसे हम सिक्कड़ भी बोलते हैं, चेन होता है जिसका कि कई चीजों में उपयोग किया जाता है, चेन का कई चीजों में उपयोग किया जाता है। ओके, इस तरीके से होता है। और इस चेन की मजबूती जो है वह हर लिंक के मजबूती पर डिपेंड करती है। सो एवरी लिंक इज क्रूशियल फॉर द ओवरऑल स्ट्रेंथ। अगर एक भी लिंक वीक हो गई तो पूरे ओवरऑल जो चेन है उसकी स्ट्रेंथ वीक पड़ जाएगी। जैसे मान लीजिए कि कोई पुल्ली है, कोई चरखी है, और इस चरखी से आपको चेन लटका हुआ है। ओके, सो यू हैव चेन हैंगिंग ओवर हियर, ठीक है, यहां पर आपको चेन लटका हुआ है। ओके, so you have chain hanging here and you have here some load, ठीक है, और यहां से कोई व्यक्ति इसे खींच रहा है। इथिक्स की कक्षा में फिजिक्स की पढ़ाई नहीं हो रही, आपको बताया जा रहा है कि चेन में हर लिंक का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। अब देखिए कि अगर बहुत भारी वस्तु यहां पर है, बहुत भारी वस्तु है यहां पर, तो ये चेन इफेक्टिवली काम करे इसके लिए हर लिंक का मजबूत होना जरूरी है। अगर एक भी लिंक कमजोर हो गया तो इसका ओवरऑल स्ट्रेंथ क्या होगा, कमजोर हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। इसीलिए कह रहा है कि लोक प्रशासन एक सांकल की तरह है। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज जस्ट लाइक दिस चेन, जहां पर कि वेयर एवरी लिंक इज क्रूशियल फॉर ओवरऑल स्ट्रेंथ। Every link in question is crucial for overall strength of the system, of the chain, and in that, based on that premise or context, you have to explain the need of teamwork and cooperation at various levels of governance. Fine. How to introduce? Now as you have understood the question, how to introduce. So we can introduce with explaining public administration, as public administration appears to be the major theme of the question. So public administration क्या है हम वो बता सकते हैं। So we know that public administration, it is a field of study, it is a discipline, and at the same time public administration is activity also. So public administration क्या है, लोक प्रशासन या सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का निर्धारण और क्रियान्वयन है। So public administration is the determination and implementation of government policies and programs. सरकारी नीतियों को तैयार करना, उन नीतियों को, उन योजनाओं को, कार्यक्रमों को अमल में लाना लोक कल्याण के लिए, समाज के हित के लिए, उसे ही हम लोक प्रशासन कहते हैं। अगर हम वुडरो विल्सन की बात करें, जिनके लेख स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1887 में जो पब्लिश हुआ था, जिसे कि लोक प्रशासन के को एक विषय के रूप में अध्ययन करने के लिए जहां से शुरुआत मानी जाती है, वुडरो विल्सन के लेख दी स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से, जो 1887 में प्रकाशित हुआ था। तो वुडरो विल्सन का मानना था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द डिटेल्ड एंड सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ लॉ। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, वह लॉ का एक डिटेल्ड, एक विस्तारित, विस्तृत और सिस्टमैटिक, एक व्यवस्थित उपयोग है। डिटेल्ड एंड सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ लॉ। सो ही टुक अ लीगलिस्टिक approach towards public administration. So there can be various definitions, but in the field of governance या शासन के क्षेत्र में, क्योंकि प्रश्न में शासन की बात हो रही है, तो लोक प्रशासन को हम क्या कहेंगे, सरकारी योजनाओं, कार्यक्रमों के निर्धारण, निर्माण और क्रियान्वयन के क्षेत्र को या उससे संबंधित गतिविधि को हम या कार्य को लोक प्रशासन कहते हैं। लोक प्रशासन की एक परिभाषा ये भी हो सकती है कि जो सार्वजनिक संसाधनों के उपयोग में समन्वय, जिससे कि सरकार के लक्ष्यों की पूर्ति हो सके, उसे भी हम लोक प्रशासन कहते हैं। सो द यूज ऑफ द कोऑर्डिनेशन इन यूसेज ऑफ सोशल रिसोर्सेज टू अचीव द गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव, दैट इज कॉल्ड द फील्ड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसे हम लोक प्रशासन कहते हैं। तो इस तरीके से हम इंट्रोड्यूस कर देंगे। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हर लिंक जरूरी है, तो हम ये भी बता देंगे कि भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रोडक्शन में, डेफिनेशन में ये बता देंगे, सो इट इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज टू यूटिलाइज सोशल रिसोर्सेज फॉर अचीविंग गवर्नमेंट्स ऑब्जेक्टिव्स, ये बात बता दिया। अब कोऑर्डिनेशन के लिए क्या जरूरी है कि इसमें जो भी कंपोनेंट है, इसमें जो भी लिंक है, किसी भी लेवल पे, ऑल कंपोनेंट्स, ऑल लिंक्स, दे मस्ट बी स्ट्रॉन्ग,
दे मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप में कोई मोनोलिथिक चीज तो है नहीं, कोई एक चीज तो है नहीं। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? इट इज लाइक अ चेन वेयर यू go from one link to another link to the next link, and the overall strength of the chain is determined by strength of every link. इसीलिए वो कोऑर्डिनेशन सुनिश्चित करने के लिए हर लिंक का मजबूत होना जरूरी है. सो यू कैन राइट डाउन दिस इन द इंट्रोडक्शन. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. और उसके बाद मेन जो आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक्सप्लेन द नीड ऑफ टीम वर्क एंड कोऑपरेशन एट वेरियस लेवल्स ऑफ गवर्नेंस. सो नीड ऑफ कोऑपरेशन एंड टीम वर्क, need of cooperation and teamwork at various levels of governance, various levels of governance. अच्छा, अब देखिए पहली बात क्या हो गई, हमने ये देखा कि भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये क्या करता है, ये गवर्नेंस का काम करता है, गवर्नेंस का. तो इसका ऑब्जेक्टिव कैसे पूरा होगा? कोऑर्डिनेशन से पूरा होगा, कोऑर्डिनेशन से. कोऑर्डिनेशन, तो क्या कोऑर्डिनेशन बिना टीम वर्क के और कोऑपरेशन के अचीव किया जा सकता है? क्या संसाधनों के उपयोग में अगर मंत्रालयों में, विभागों में, सिविल सेवकों में आपस में सहयोग नहीं हो, टीम वर्क की भावना नहीं हो, केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ कंसल्टेशन ना करे, राज्य सरकार केंद्र के निर्देशों को ना माने, स्थानीय सरकारें अगर वह जो गवर्नेंस का अन्य जो दो ऊपरी टियर है, सेंट्रल एंड स्टेट लेवल, अगर उनके साथ तालमेल बिठा के कार्य ना करे, तो क्या जमीनी स्तर पर योजनाओं को क्रियान्वित किया जा सकेगा? नहीं किया जा सकेगा. इसीलिए कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी है? फॉर प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स, proper implementation of schemes, proper implementation of schemes. कहां पर? at the grassroots, at the grassroots. जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जो रूरल सेक्टर स्कीम्स हैं, ग्रामीण क्षेत्र की योजनाएं हैं, रूरल सेक्टर स्कीम्स में अगर पंचायतें मजबूत नहीं हैं, पंचायत अगर मजबूत नहीं है, तो इसीलिए हम देखते हैं कि जो रूरल सेक्टर स्कीम है उनके परफॉर्मेंस में परेशानियां आती हैं या नहीं आती हैं? ठीक है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति वो मजबूत नहीं होती, जिसके कारण कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो अवसर पैदा किए जा सकते थे वो अवसर पैदा नहीं किए जा पा रहे. तो इससे क्या पता चलता है कि हर स्तर पर कोऑपरेशन का जरूरत है, हर स्तर पर टीम वर्क की आवश्यकता है. उस तरीके से हमको बात करनी पड़ेगी. अच्छा, दूसरी चीज है कि नीड ऑफ कोऑपरेशन एंड टीम वर्क एट वेरियस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. चूंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इट रिक्वायर्स कंप्लीशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स विद इन अ टाइमलाइन कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट्स जो है, टाइमलाइन इंप्लीमेंटेशन और टाइमली इंप्लीमेंटेशन किस लिए जरूरी है? टाइमली इंप्लीमेंटेशन जरूरी है प्रॉपर सर्विस डिलीवरी के लिए, इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी के लिए, इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी. अब पूरे देश में जो शासन का तंत्र है, केंद्र सरकार कोई योजना बनाती है, क्या राज्य स्तर पर उसका क्रियान्वयन केंद्र सरकार के द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता. क्या राज्य सरकारों के उसमें सहभागिता की आवश्यकता नहीं होगी? बिल्कुल होगी. क्या राज्य स्तरीय जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, उनकी जवाबदेही क्या नहीं होती? उनकी भी जिम्मेदारी और जवाबदेही है. तो उस तरीके से हम देखें कि इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी के लिए कोऑपरेशन और टीम वर्क वेरियस लेवल ऑफ गवर्नेंस में आवश्यक हो जाता है. अच्छा, तीसरी बात यह है कि इफ यू लुक एट गवर्नेंस, सो इट इज मोर अबाउट पॉलिसी डिजाइनिंग एंड फ्रेमिंग. गवर्नेंस की जो पहली शुरुआत होती है कहाँ से होती है? पॉलिसी डिजाइनिंग एंड फ्रेमिंग से. पॉलिसी डिजाइनिंग एंड फ्रेमिंग और स्ट्रक्चरिंग ऑफ पॉलिसीज, और यही निर्धारित करता है कि कोई भी योजना या नीति कितनी सफल होगी और असफल होगी. तो अगर आप इनपुट्स नहीं लेंगे नीचे से, अगर आप अदर टीयर्स ऑफ गवर्नेंस से, पंचायती स्तर से, इंटरमीडिएट और जिला स्तर से, फिर राज्य स्तर पर आते हुए अगर इनपुट का ये सीक्वेंस नहीं होगा, आपस में अगर इस तरीके के सहयोग की भावना नहीं होगी, तो क्या एक
कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी का निर्माण हो सकेगा? क्या एक समग्र नीति का विकास हो सकेगा? अगर नहीं विकास हो सकेगा समग्र नीति का, तो क्या संसाधनों का उचित उपयोग समाज के हित में किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। तो उसके लिए क्या आवश्यक है? उसके लिए आवश्यक है कि कॉपरेशन और टीम वर्क हो, और इसीलिए कि पॉलिसी की डिजाइनिंग और फ्रेमिंग प्रॉपर तरीके से की जाए, इंक्लूसिव हो, उसके लिए गवर्नेंस के वेरियस टीयर्स में कॉपरेशन और टीम वर्क की आवश्यकता है। उसी तरीके से अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी इज वन ऑफ द कोर एरियाज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जहां पर कि सामाजिक संसाधनों की जिम्मेदारी लोक प्रशासकों के पास होती है, सिविल सर्वेंट्स के पास होती है, और जो फैसले लेने होते हैं समाज के, वह लोक प्रशासक लेते हैं। तो उन फैसलों के लिए जो उत्तरदायित्व है वो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स का होता है, पब्लिक सर्वेंट्स का होता है। ओके, तो वो कोऑपरेशन और टीम वर्क के बिना सुनिश्चित नहीं हो सकता। अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए आपसी सहयोग की आवश्यकता होती है, टीम वर्क की आवश्यकता होती है। यदि आपको किसी चीज की जिम्मेदारी दी गई है, तो क्या आप अपने टीम के साथ बिना काम किए हुए उस जिम्मेदारी को पूरा कर सकते हैं? और यहाँ पे टीम क्या है? द टीम इज इंटायर टीम इंडिया, दैट इज the entire governance structure of India, comprising from the central level to the panchayat level. Okay, so this entire team India must come together to ensure accountability and responsibility of public servants. That is why cooperation and teamwork is needed. Okay, and that is why each link of the governance process must be strengthened. Okay, for ensuring accountability and responsibility in governance, ensuring accountability and responsibility in governance, and responsibility in governance, ठीक है। पांचवी बात, अगर हम सुधार की बात करें, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इट एम्स टुवर्ड्स रिफॉर्म्स, इट एम्स टुवर्ड्स बेटरमेंट एंड मोर इफेक्टिवनेस, एंड एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अगर आपको सुधार की आवश्यकता है तो आपको अक्रॉस द लाइन आपस में कॉपरेशन अचीव करना पड़ेगा, टीम वर्क अचीव करना पड़ेगा। देन ओनली सच काइंड ऑफ रिफॉर्म्स, बी इट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, सोशल रिफॉर्म्स, एनी टाइप ऑफ रिफॉर्म्स, किसी तरीके के सुधार हो, उन्हें आपसी सहयोग के द्वारा ही सुनिश्चित किया जा सकता है। फॉर इनिशिएटिंग एंड अचीविंग रिफॉर्म्स So on the lines of larger objectives of public administration, we can write our points highlighting the need of cooperation and teamwork at various levels of governance. Fine, examples भी हम देते जाएंगे। अब कंक्लूजन में क्या बात होगी? हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि गवर्नेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, so public administration is a complex exercise. It involves various components and stakeholders, and to achieve high performance or to achieve high success, the cooperation and teamwork among various components is essential. तो इस तरीके से हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपका केस स्टडी है। केस स्टडी, आप केस स्टडी को पढ़िए। देखिए स्क्रीन पर केस स्टडी हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखी हुई है। केस स्टडी क्या है? तो रहमान इज एन आइडियलिस्ट। ओके, ही लिव्स इन अ रेंटेड हाउस। He regularly hears voices of quarrel and violence from his neighbor's home. The neighbor is a well-known businessman. With powerful connections. That may be one of the reasons why nobody confronts him over the voices coming from his home. So Rahman tried to inquire. रहमान ने क्या किया? पूछने का प्रयास किया रिगार्डिंग द प्रॉब्लम, बट द नेबर गॉट फ्यूरियस। पड़ोसी क्या हो गया? गुस्सा हो गया। द नेबर गॉट फ्यूरियस एंड कॉशन्ड हिम टू नॉट टेक इंटरेस्ट इन अदर्स। आफ्टर दैट रहमान कॉल्ड एन एनजीओ। रहमान ने क्या किया? एक एनजीओ को कॉल किया एंड रिपोर्टेड द मैटर टू पुलिस। ऑल्सो comment on Rahman's conduct in light of above circumstances.
इन लाइट ऑफ अबव सर्कमस्टांसेस। हिंदी में पढ़ते हैं। रहमान एक आदर्शवादी है, वह किराए के घर में रहता है। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उसको अंडरलाइन करते जाना है। उसे अपने पड़ोसी के घर से अक्सर झगड़े और हिंसा की आवाजें सुनाई देती हैं। झगड़े और हिंसा की आवाजें, कई बार होता है कि कुछ घरों से हमें शोर शराबे की आवाज अक्सर आती है, लड़ाई झगड़े की आवाज, हिंसा की आवाज, मारपीट की आवाज, बच्चों के, महिलाओं के, वृद्धों के, इस तरीके से यातनाओं और शोषण की आवाज आती है। कई बार लोग उसे अनसुना कर जाते हैं, लोग उसे नजरअंदाज कर जाते हैं, पर क्या केवल नजरअंदाज कर जाने से ही उस मामले का समाधान हो जाता, या क्या एक नैतिक व्यक्ति के लिए यह उचित है? तो चूंकि रहमान आदर्शवादी है, तो पड़ोसी एक जाना माना व्यवसायी है जिसके ताकतवर लोगों से संपर्क है। शायद यही कारण है कि कोई भी उसके घर से आने वाली आवाज के बारे में उससे नहीं पूछता। रहमान ने समस्या के बारे में पूछताछ करने की कोशिश की, क्योंकि वो आदर्शवादी व्यक्ति है तो पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन पड़ोसी भड़क गया और उसे दूसरों में दिलचस्पी न लेने की चेतावनी भी दे दी। उसके बाद रहमान ने एक एनजीओ को बुलाया और पुलिस को भी मामले की सूचना दी कि भाई यहां से इनके घर से हिंसा की आवाजें आती हैं, लड़ाई की आवाजें आती हैं, झगड़े की आवाजें अक्सर आती हैं। उपरोक्त परिस्थितियों के आलोक में रहमान के आचरण पर टिप्पणी कीजिए। अब रहमान के आचरण पर आपको टिप्पणी करनी है। अब इस तरीके से देखिए, केस स्टडी में हम इंट्रोडक्शन कैसे करते हैं इस चीज को समझना है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि इंट्रोडक्शन में आप जो मेजर एथिकल इशूज केस स्टडी में सामने आ रहे हैं उनको हाईलाइट कीजिए, या फिर जो एथिकल डायलेमाज हैं उनको हाईलाइट कीजिए। ठीक है, इस तरीके से आप अपने आंसर को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। या फिर यह मामला कहीं ना कहीं घरेलू हिंसा का लगता है, क्योंकि घर के अंदर से हिंसा की आवाजें, लड़ाई झगड़े की आवाजें आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं मामला डोमेस्टिक वायलेंस का भी लगता है। तो आप डोमेस्टिक वायलेंस, जो यहाँ पे पर्टिकुलर प्रॉब्लम इस केस स्टडी में दर्शाया गया है, क्या चीज है? डोमेस्टिक वायलेंस का है। तो आप डोमेस्टिक वायलेंस के प्रॉब्लम से भी शुरू कर सकते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के विषय में बता सकते हैं, मीनिंग इसका समझा सकते हैं, इसके रिस्पेक्ट में आप डेटा दे सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स ऑफर कर सकते हैं अपने आंसर में। सो देयर आर वेरियस वेज इन विच यू कैन स्टार्ट, और यू कैन हैव अ मिक्स ऑफ दिस वेज, दीज वेज टू स्टार्ट दिस आंसर। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? यू हैव टू कमेंट ऑन द कंडक्ट ऑफ रहमान इन दिस सिचुएशन। यही है, कमेंट ऑन रहमान्स कंडक्ट इन लाइट ऑफ अबव सर्कमस्टांसेस। ओके, सो कंडक्ट ऑफ रहमान, कंडक्ट ऑफ रहमान इन लाइट ऑफ अबव सर्कमस्टांसेस। अब क्वेश्चन बहुत स्पष्ट है, आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपको अपनी टिप्पणी देनी है कि इस परिस्थिति में जो रहमान ने कंडक्ट किया, उसने क्या किया? भाई आदर्शवादी व्यक्ति है, उसने आवाज सुनी, लगातार हिंसा की, लगातार झगड़े की आवाज पड़ोसी के घर से आ रही थी। पड़ोसी भले ही बड़ा बिजनेसमैन हो, उसके ताकतवर लोगों से संपर्क रहे, इस कारण और कोई अन्य व्यक्ति इलाके का उससे पूछने के लिए राजी नहीं है, उससे पूछता नहीं है इस विषय में, चूंकि लोगों को लगता है ताकतवर व्यक्ति है, पूछे जाने पर कोई नेगेटिव प्रतिक्रिया हो सकती है, कोई बदले की भावना से कार्य हो सकता है, उनके ऊपर रिएक्शन हो सकता है, इसीलिए वो पूछते नहीं है। रहमान ने पूछा तो पड़ोसी ने क्या किया? पड़ोसी भड़क गया और भड़क कर उसे दूसरे के मामलों में इंटरेस्ट न लेने, रुचि न लेने की चेतावनी दे दी कि भाई तुम अपने काम से मतलब रखो, तुम्हें क्या मतलब मेरे घर में क्या हो रहा है। तो रहमान ने फिर क्या किया? उसने एनजीओ को बुलाया। उसे लगा कि भाई ये घरेलू हिंसा का मामला है, या जो भी कोई कुछ बात है, हिंसा हो रही है यहाँ पर, तो उसने एक एनजीओ को बुलाया और फिर उसने क्या किया कि पुलिस को भी इस घटना की सूचना दी। तो आपको जो उसका व्यवहार था, जो कंडक्ट था, उसके ऊपर कमेंट करना है। तो सबसे पहले कि रहमान ने क्या किया कि एक करेजियस व्यक्ति का, एक मोरल व्यक्ति होने का परिचय दिया। रहमान ने क्या किया? रहमान ने उसे देखकर इग्नोर तो किया नहीं, रहमान ने साहस दिखाया। कोई पूछने के लिए राजी नहीं था, डर रहे थे कि बड़ा व्यापारी है, कारोबारी है, इसके ताकतवर लोगों से सांठगांठ है, संबंध है। तो वो करेजियस एक्ट किया और उसने मोरल एक्ट किया। उसने सेंसिटिवनेस दिखाई, उसने एम्पैथी दिखाई जिन लोगों के साथ हिंसा हो रही हो।
क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से तो वो देख नहीं पा रहा है किसके साथ हिंसा हो रही है। तो उसका जो एक्ट है वो क्या है, इट डिस्प्लेज सेंसिटिविटी टुवर्ड्स अदर्स इन सोसाइटी, समाज में अन्य लोगों के प्रति संवेदनशीलता को ये प्रदर्शित करता है। और दूसरी चीज क्या है कि साथ ही साथ उसके अंदर एम्पैथी भी है कि जब भी हिंसा हो रही है, यानी किसी के साथ हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, अगर कहीं मारपीट हो रही है, किसी के अधिकारों को छीना जा रहा है, तो एम्पैथी उसने प्रदर्शित की, रोक कर, उस व्यक्ति को पूछ कर। अच्छा, उसके साथ ही साथ वो एक विजिलेंट नागरिक की भी, एक विजिलेंट नेबर की भी भूमिका निभा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि इन मामलों की जब अनदेखी समाज करता है, परिवार करता है, तो यही छोटी मोटी रोजाना की लड़ाई झगड़े की घटनाएं कभी कभी बहुत बड़े आपराधिक कृत्य के रूप में सामने आती हैं। क्या घर परिवारों में ऐसा नहीं होता? कई बार छोटी छोटी बातें कई बड़ी, किसी बड़े वारदात या घटना को अंजाम दे देती है। तो अगर इसे हम पहले ही रोक लें, और इसमें रहमान जैसे व्यक्ति ने क्या किया कि एक विजिलेंट नेबर की भूमिका निभाई इस परिस्थिति में। अच्छा, चौथी चीज क्या है कि उसने पहले पूछने का और जानने का प्रयास किया, यानी कि वह एक रैशनल व्यक्ति है जो कि अगले से पूछने का प्रयास कर रहा है, जानने समझने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो उसने एक रैशनल टेंडेंसी दिखाई, उस व्यक्ति को टोक कर, उस व्यक्ति को पूछ कर। और हम ये बात उसमें लिख सकते हैं अपने आंसर में कि उसका कंडक्ट क्या रहा, उसका कंडक्ट रैशनल कंडक्ट था कि बिना पहले जाने बूझे किसी पर कोई प्रतिक्रिया, कोई एक्शन लेना उचित तो है नहीं, तो पहले जानकारी चाहिए। पर उस पड़ोसी ने कोई जवाब या जानकारी देने के बजाय उसे धमकी दी कि भाई तुम अपने काम से मतलब रखो, है ना, भड़क गया वो। अच्छा, अब बात ये होती है कि उसने एनजीओ को बुलाया, यानी वो स्वयं इन्वॉल्व पूरी तरीके से ना होकर, वो चाहता तो कन्फ्रंट कर सकता था उस व्यक्ति को, उलझ सकता था, अपने दोस्तों को बुला सकता था और किसी को बुला सकता था, पर उसने एक फॉर्मल अप्रोच अपनाया, उसने एनजीओ को बुलाया। तो उसका जो कंडक्ट है यह एक फॉर्मल अप्रोच की तरफ इशारा करता है। और दूसरी चीज की एनजीओ जो हैं वो ज्यादा सामर्थ्यवान होते हैं ऐसी घटनाओं में, डोमेस्टिक वायलेंस या मान लीजिए पार्टनर एब्यूज, सेक्सुअल एब्यूज, इन तरीके के मामलों में वो ज्यादा सक्षम होते हैं। और दूसरी चीज की उनके सोशल कनेक्शंस होते हैं। तो रहमान ने एनजीओ को भी बुलाकर इसे एक सोशल कॉज के रूप में लेने का प्रयास किया। तो एनजीओ को बुलाना क्या है, एक फॉर्मल अप्रोच को दिखाता है। और पुलिस को घटना की जानकारी देना मतलब एक उसने लीगल अप्रोच भी लिया। उसका कंडक्ट क्या है, एक लीगल कंडक्ट है, जहां पर कि वह किसी भी हो रहे हिंसा को, अब घर के अंदर अगर हिंसा हो रही है तो अपराध ही तो है, डोमेस्टिक वायलेंस इज ऑल्सो क्राइम। सो उसने क्या किया कि अपराध की सूचना दी पुलिस को। तो ये अपने आप में एक लीगल अप्रोच है और एक अपराइट सिटीजन की भूमिका उसने निभाई। लेकिन अब चूंकि क्या इसके कंडक्ट में हर चीज बहुत अच्छा है, कहीं कोई कमी खराबी नहीं है, क्या उसने उसे और कन्विंस करने का प्रयास किया? क्या उसने अपने पड़ोसी को और कॉन्फिडेंस में लेने का प्रयास किया? एक बार पूछा, वो भड़क गया, उसने धमकी दे दी और फिर ये चला आया और इसने जाके एनजीओ को बुला लिया। क्या ये संभव नहीं था कि आसपास के लोगों को और एकजुट करके साथ में लेके, जो वहां के वैसे जो जाने माने लोग हों उस इलाके के, उनको साथ में लेके, जिनकी समाज में प्रतिष्ठा हो, जिनका एक रेपुटेशन हो, उनको साथ में लेके उस व्यक्ति के साथ बातचीत करने का प्रयास किया जाता? क्या हर चीज पुलिस में चली जानी चाहिए? क्या कोई चीज सरकारी, हर चीज जो है सरकारी स्तर से ही और सरकारी तरीके से उसका हल हो सकता है? क्या हम समाज के रूप में विफल हो चुके हैं? क्या हम सामाजिक स्तर पे मुद्दों का समाधान नहीं कर सकते, है ना? तो यहाँ पे बात ये उठती है कि अगर उसने चाहा होता तो आसपास के लोगों को नेबरहुड में कम से कम उसने प्रयास की होती कि अपने और नेबर्स को लेकर उस व्यक्ति को कन्विंस करने का प्रयास करता, या कन्फ्रंट करने का प्रयास करता, परसुएड करने का प्रयास करता, अनुनय का प्रयास करता कि भाई जो भी इस तरीके की घटनाएं हैं यह इलाके में शांति के लिए ठीक नहीं है और मामला क्या है इस चीज का पहले पता चले। ठीक है, तो पहला प्रयास क्या होना चाहिए था कि जब एक बार वो विफल हो गया तो दोबारा अपने आस पड़ोस के जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनको साथ में लेकर पुनः प्रयास करना चाहिए था, व्यक्ति को कन्फ्रंट करने का और उसके विषय में जानने का प्रयास करना चाहिए था। उसके बाद फिर वो चाहता तो फिर ये एक्शन, आगे का एक्शन ले लेता, पर उसने क्या किया कि डायरेक्टली वो यहीं पर जंप कर गया। तो थोड़ा ओवर एक्साइटमेंट उसके कंडक्ट में दिखता है। ओके, सो और बैलेंस्ड होना चाहिए अप्रोच। क्या होना चाहिए था? मोर
और बैलेंस्ड होना चाहिए था और ग्रेजुअल होना चाहिए था। ग्रेजुअल और कैलकुलेटेड नहीं है, है ना। ओवर एक्साइटमेंट शो होता है उसके कंडक्ट में इन परिस्थितियों में, ठीक है। क्या शो होता है? ओवर एक्साइटमेंट। इट इज नॉट अ कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स, इट इज अ रिस्पॉन्स आउट ऑफ ओवर एक्साइटमेंट। फाइन। अच्छा, उसके बाद ये है कि भाई उसने पूरी जिम्मेदारी खुद पर ले ली। अब वो क्या है कि एनजीओ के साथ भी डील करेगा तो अकेले, पुलिस के भी साथ डील करेगा तो अकेले, और व्यक्ति ताकतवर है तो हो सकता है कि उसे भी खतरा पहुंचा दे। तो अगर सामाजिक एकजुटता के साथ किसी के अगेंस्ट में एक्शन लिया जाता है तो वहां पर बदले की भावना से की गई कार्रवाई कर पाना मुश्किल होता है। आप एक से लड़ सकते हैं, आप 20 लोगों से नहीं लड़ सकते। कोई कितना भी ताकतवर हो, समाज का डर हर किसी को होता है, ठीक है। तो उसने यहां पर यह कैलकुलेशन नहीं की, उसने इंडिविजुअल अपने ऊपर मामले को वो ले आया। सो ही ब्राउट द मैटर टू हिमसेल्फ रादर देन टेकिंग अ सोशल और कलेक्टिव एक्शन। ओके, तो इस तरीके से आपको जब कमेंट करना है तो दोनों पक्ष पे कमेंट करना है। सो इट इंडिकेट्स अ लैक ऑफ कलेक्टिव एक्शन। तो आपको कमेंट में दोनों पक्षों पर ध्यान देना है, ठीक है। इस तरीके से हमें इस आंसर को लिखना है। शब्द सीमा है इसीलिए उसका भी हमें आदर करते हुए लिखना है। कंक्लूजन में क्या बात आएगी? कंक्लूजन में हम ये लिख सकते हैं कि रहमान ने एक अपराइट सिटीजन, एक विजिलेंट सिटीजन की भूमिका निभाई और उसने अपने कंडक्ट में एम्पैथी को शो किया, उसने अपने कंडक्ट में रूल ऑफ लॉ को शो किया, लेकिन उसे इंडिविजुअल एक्शन के बजाय कलेक्टिव एक्शन का रास्ता अपनाना चाहिए था जो शायद ज्यादा प्रभावी होता। तो इस तरीके से हम एक संतुलित निष्कर्ष इस उत्तर का लिख सकते हैं। तो हमारे एथिक्स टेस्ट पेपर 3 के सभी क्वेश्चंस का डिस्कशन इस वीडियो में पूरा होता है और उम्मीद है कि आपको हमारे वीडियो से लाभ होगा और आप अपने जो भी कमेंट्स हैं, फीडबैक्स हैं, हमें बताएं कमेंट सेक्शन में जाकर। आप सभी का बहुत धन्यवाद इस वीडियो सीरीज से जुड़ने के लिए। थैंक यू।